Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss the contemporary political thought, in which we will focus on Hannah Arendt. Hannah Arendt पे हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के अपने इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि किसी भी थिंकर को जानने के लिए उसको उसके समय को, उसके काल को, परिस्थिति को जानना जरूरी है। आसपास क्या हो रहा है, राजनीतिक माहौल क्या है, सामाजिक माहौल क्या है, सांस्कृतिक माहौल क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो हन्ना एरेंट के संदर्भ में भी जब हम देखते हैं तो उनके जीवन को देखेंगे, और जीवन का तात्पर्य जो है वो उनकी लाइफ से और उनके आसपास जो है माहौल से है, जिसको हम कह सकते हैं कि या हम उनके परिस्थितियों को देख सकते हैं, एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो अब जो सबसे पहले चीज हम देखते हैं किसी के जन्म के बारे में, किस पीरियड में पैदा हुआ है, और वहां से उसके इतिहास को देखते हैं कि उस समय का इतिहास क्या था। बॉर्न ऑन 1 अक्टूबर 1906 इन जर्मनी। उस समय प्रसा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जर्मनी 1 अक्टूबर को जो है वो पैदा हो रही हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी थिंकर देखे, वो चाहे हम शुरुआत से देखें प्लेटो, जो कि ग्रीक फिलॉसफी से शुरू होते हैं, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से शुरू होते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल, वो भी ग्रीक में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेडिवल पीरियड था उसमें सेंट अगस्टाइन या इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े फिलोसोफर नहीं बन पाते या उस तरह से बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें नहीं करते, तो हम उनको उस तरह से नहीं पढ़ते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मैकियावेली, जब मॉडर्न थिंकिंग, जब रेनेसा आ जाता है, रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल से जब मैकियावेली जैसे थिंकर आते हैं, जिन्होंने समाज को अलग तरीके से दिशा दी और रियलिज्म जैसा आइडिया लेके आते हैं। तो उसके बाद हमने तमाम सारे हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर पढ़े। उसके बाद हमने देखे हैं बेंथम, यूटिलिटेरियन, जेएस मिल, जेम्स मिल जैसे थिंकर भी आते हैं जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कर देते हैं। इसके बाद मार्क्सिस्ट थिंकर भी आते हैं, चाहे कार्ल मार्क्स खुद हो, और मार्क्सिस्ट थिंकर लेनिन, ग्रामसी, माओ जैसे थिंकर्स भी आते हैं, या दूसरे थिंकर्स को अल्थुजर या तमाम सारे देखें। लेकिन एक बात इन सब चीज में कॉमन है, इन सब में एक बात बहुत कॉमन है। अगर हम प्लेटो के 2500 साल पहले के थिंकर्स से और आज के कंटेम्प्रेरी थिंकर्स में जो हम बात कर रहे हैं, लेनिन, माओ को मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में भी देख ले, या लिबरल ट्रेडिशन में हमने लास्ट देखे जो रॉल्स हैं, नोजिक हैं, तो ये सारे थिंकर्स सब में एक बात कॉमन है। वो क्या बात कॉमन है? सारे के सारे मेल हैं, ये सारे मेल हैं। तो देखेंगे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थियरी जो है लार्जली डोमिनेटेड बाय जो है वो मेल्स है। अब यहाँ पे एक अलग डिबेट आती है कि यूजुअली सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं या जो एकेडमिक्स हैं वही सिर्फ मेल डोमिनेटेड नहीं है। समाज का हर एक पार्ट मेल डोमिनेटेड है, पुरुष ज्यादा उसमें डोमिनेट करते हैं, पुरुषों के हाथ में सत्ता ज्यादा रही है। अब इसकी भी एक अलग डिबेट है कि अलग अलग जो थिंकर्स हैं क्यों रही है, उसके नेचर में जानना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। फेमिनिस्ट जो थ्योरी है, थिंकर्स हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि ये पितृसत्ता का नतीजा है। पितृसत्ता का मतलब जो होता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का मतलब ऐसी विचारधारा जो ये विश्वास करती है कि पुरुष जो है वो सुपीरियर है, वो बेहतर है, पुरुष की समझदारी बेहतर होगी, इस तरह की चीजें जो सोचता है वो पितृसत्ता की थ्योरी में बिलीव करता है या पितृसत्ता को प्रैक्टिस करता है। तो अब इस तरह की थ्योरी में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही उस तरह की थ्योरी में बिलीव करते हो, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो महिलाएं भी पितृसत्ता के चंगुल में हो सकती हैं। ऑल्दो जो
फेमिनिस्ट हैं, नारीवादी हैं, वो कहते हैं कि ये महिलाओं में डाल दिया गया है। ये हेजुमनी, जो ग्रामसी का हेजुमनी हमने पढ़ा है, तो हेजुमनी की वजह से औरतों में ये बिलीव हो गया कि हाँ पुरुष बेटर हैं हमसे। तो ये सारी चीजें देखें तो हन्ना एरेंट जो है ये इसको ब्रेक कर रही हैं। तो हमने बताया कि जर्मनी में पैदा हो रही है और अभी मॉडर्न समय में नहीं, 1906 में, 1906 का पीरियड जो है, उसके बाद जब ये बचपन में, इनका बचपन जो है वो टर्मोइल में बीतेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो यूरोप का इतिहास इस समय जो 1906 के बाद और 1945 तक बहुत ज्यादा टर्मोइल में रहा, बहुत ज्यादा। इसी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों हो जाते हैं, हमने देखा। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद चीजें ज्यादा सेटल होती हैं। तो दो वॉर देखना और पूरे उसी यूरोप की जमीन पे ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उससे पहले की चीजें भी अगर हम देखें, इतिहास में तमाम सारे थिंकर्स, फिलोसोफर, लिटरेरी पर्सन, ये सारे तो पैदा हो ही रहे हैं यूरोप के अंदर, चाहे वो ग्रीक ट्रेडिशन के हों, फ्रेंच, जर्मन, चाहे फिलोसफी के अंदर हम देखें या आर्टिस्ट देखें, तो हर एक चीज, या साइंटिस्ट भी देखें, तो बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर रेनेसा के बाद बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। लेकिन उसी समय में यूरोप ने बहुत कुछ देखा भी। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट फेज ये दो जगह पे रहती हैं, क्योंकि अब इनका क्यों है ऐसा बताते हैं, क्योंकि एक ज्यू फैमिली में पैदा होती है। ज्यूज जो हैं, जिनको हम, एक रिलीजन है जो माना यह जाता है कि पहले क्रिश्चियनिटी से भी पहले जो है ज्यूज थे। इजराइल जो है वहां पे ज्यूज का बर्थ है, जिसमें अगर देखा जाए तो जो ईसा मसीह हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो भी ज्यू फैमिली में पैदा होते हैं, या उस समय जो आसपास के लोग होते हैं वो ज्यू होते हैं। तो ज्यू सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन में से एक है, तो उसमें वो पैदा होती हैं। अब ये पैदा होना भी, इनका एक रिलीजन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम, अपने आप में एक अलग तरह की पहचान देता था, जिस पहचान की वजह से लोग बहुत सफर कर रहे थे यूरोप के अंदर। बेसिकली हिटलर के समय में, जो हम आपको डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट फेज ऑफ चाइल्डहुड इन कॉन्सबर्ग, ईस्ट पर्सा में, जो है जर्मनी पहले पर्सा के नाम से जाना जाता था, बाद में बर्लिन आ जाती है, जो आज के समय में कैपिटल ऑफ जर्मनी है। तो ये देखें तो कोइंसबर्ग में जब रहते हैं, और बचपन में ही इनको इधर उधर भागना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया था, लोगों को ज्यूस के नाम पे पकड़ा जा रहा था। और हिटलर के समय, जो हिटलर की नाजी पार्टी थी, उसने क्या किया, उस नाजी पार्टी ने ये बताया कि ये ज्यूस जो हैं इंफीरियर रेस है, हम सुपीरियर रेस है और हमको रूल करना चाहिए। और उसी समय अगर हम देखें तो जब इनके चाइल्डहुड में थोड़ा सा बड़ी होती है तो ग्रेट डिप्रेशन भी आता है, बहुत सी चीजें जो हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होता है, तो उनका असर इनके लाइफ पे, इनके एकेडमिक्स पे, इनकी जो रिटन वर्क है, जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट है, उस पे भी असर हमको देखने को मिलेगा। अब कहाँ पढ़ाई होती है? स्टडीड क्रिश्चियन थियोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। शुरुआत में क्रिश्चियन थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा कर लेती है, और क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा लेती है बर्लिन यूनिवर्सिटी में, वहां पे, और फिलोसफी को भी पढ़ती है। बाद में 1924 में सी ज्वाइन मार्बर्ग यूनिवर्सिटी टू स्टडी फिलोसफी। यहां से इनका फिलोसफी का जर्नी शुरू होती है, यहाँ पे इनका दर्शन की जर्नी शुरू होती है, जो दर्शन इनकी राइटिंग्स में दिखता है। अब इनको दर्शन इसलिए भी कह सकते हैं कि ये बहुत क्लियरली जो है किसी खास जो आइडियोलॉजी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। जैसे हमने कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज या विचारों को देखा है, उनमें से आते हैं, एक तो मार्क्सिस्ट हो गया, दूसरे हो गए लिबरल, जिसमें हम कैपिटलिस्ट भी आ सकते हैं, कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट के अलावा देखें, यूटिलिटेरियन भी प्रिंसिपल्स, जो उपयोगितावाद, जो जर्मी बेंथम का आता है, उस तरह के भी लोग सोच रहे थे। तो ये, लेकिन किसी खास जो आइडियोलॉजी की नहीं है, ये अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने